नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए यह वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का पता चलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अध्यात्म और शिक्षा के साथ आगे बढ़ें और देश को विकसित बनाने में रोल निभाएं। राष्ट्रपति आज पुट्टुपर्थी का भी दौरा करेंगी, जहां वे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स की वर्चुअल असाधारण संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत गाजा में इजराइल हमास संघर्ष के कारण हो रही मानवीय त्रासदी को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गाजा में तुरंत मानवीय सहायता और राहत पहुंचाए जाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों की रिहाई भी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इजराइल और हमास संघर्ष के बातचीत और कूटनीति से शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों की चिंताओं का गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य से यह सम्मेलन एक विस्तारित पदचिह्न का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन चुनावी सभाएं करके भाजपा के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पाले माफियाओं ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने भिलवाड़ा के कोटड़ी में भी रैली करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पूरी ताकत से पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह आज राज्य में 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पहले पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होंगे। उसके बाद जालोर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद अमित शाह रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सबसे पहले सीकर के दंतारामगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद वो दौसा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान विधानसभा चुनाव के इंतजामों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक में पर्यवेक्षकों से सतर्क रहने तथा निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा, इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग एक सप्ताह का समय बाकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य के कोने कोने में प्रचार में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित 60 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेख था कि जिले में आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ लोगों के द्वारा बिना अनुमति के थाना परिसर खजुराहो के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैले संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक गिरावट है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। अब बचाव कार्य और तेज कर दिया गया है। बचाव दल 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटे अहम बता रही हैं। बचाव अभियान से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान है कि 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर उनसे बात कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। बीआरओ के मेजर नमन नरूला ने कहा कि करीब 1200 मीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। मेजर नरूला ने बताया कि 48 घंटे के भीतर ट्रैक का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित 60 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 4 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनमें एक डॉक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और उच्च शिक्षा विभाग में एक लैब बेयरर शामिल है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कोरिया गणराज्य की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के उप मंत्री और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल किम सेओंग क्यूम से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तमिलनाडु के 10 से अधिक जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कन्याकुमारी में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने आईएसआई नियंत्रित पाक आधारित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 हथियार, 9 मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक ऑटो और लॉरी के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 छात्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज खुलेगा और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3042 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए तक तय किया गया है। विभिन्न कारोबार से जुड़ा आईटीसी लिमिटेड पश्चिम बंगाल में 4 नए होटल खोलेगी। इससे उसके राज्य में होटल की संख्या 9 हो जाएगी।
आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने यहां बंगाल वैश्विक कारोबार सम्मेलन के 7वें संस्करण में कहा कि कंपनी निकट भविष्य में राज्य में अपनी 18वीं विनिर्माण इकाई भी स्थापित करेगी। सरकार ने बोलीदाताओं की तरफ से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता के चयन की प्रक्रिया निरस्त कर दी। बोलीदाताओं से बेहतर रुचि प्राप्त करने के लिए कुछ बोली मानदंडों की समीक्षा के बाद जल्द ही एक नया प्रस्ताव अनुरोध आरएफपी आमंत्रित किया जाएगा। दैनिक उपयोग का घरेलू सामान बनाने वाली कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के चेन्नई स्थित गोदाम पर राज्य माल एवं सेवा कर अधिकारी ने तलाशी अभियान चलाया है। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड कंपनी ने बताया कि अनुपालन संबंधी मामूली उल्लंघन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि 16 से 17 नवंबर को चलाए गए तलाशी अभियान की शुरुआत तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने 199 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ उठाने वाली 48 फर्जी कंपनियों के गठजोड़ का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर सीजीएसटी के पूर्वी दिल्ली आयुक्त कार्यालय ने एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर नकली बिल बनाने वालों के खिलाफ समन्वित ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया था। ईडी ने कहा कि उसने शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू और उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सह संस्थापक रविंद्रन बायजू को 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। वित्तीय जांच एजेंसी ने बायजू और उसके प्रमुख प्रवर्तक पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए कई आधारों का उल्लेख किया। वित्तीय जांच एजेंसी ने बायजू और उसके प्रमुख प्रवर्तक पर देश के बाहर भेजे गए अग्रिम धन के संदर्भ में आयात के दस्तावेज जमा करने में नाकाम रहने का आरोप भी शामिल है। उद्योग मंडल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा के सहयोग से भारतीय डेवलपरों के लिए अपनी पहल एक्सआर ओपन सोर्स फेलोशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया है। फेलोशिप कार्यक्रम 10,000 पंजीकरणों के साथ शुरू हुआ, जो एक्सआर द्वारा प्रदान की जाने वाली असीमित संभावनाओं के प्रति भारतीय डेवलपरों की उत्सुकता दिखाता है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि तथा वृहद आर्थिक स्थिरता के मामले में स्थिति मजबूत रहने की उम्मीद है। इसका कारण 2023-24 के आधे से अधिक समय में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गतिविधियां देखी गई हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। दोनों देशों ने आशंका जताई है कि इस सैटेलाइट के कक्षा में स्थापित होने के बाद संभावित खतरा बढ़ गया है। जापान ने जे अलर्ट प्रसारण प्रणाली पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी है जो ओकिनावा के दक्षिणी प्रांत के निवासियों के लिए खतरा हो सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के कार्यालय के अनुसार टोक्यो ने सैटेलाइट को मार गिराने की तैयारी में जवाबी उपाय तैनात कर दिए हैं। ओकिनावा के मियाको, इशिगाकी और योनागुनी द्वीपों पर PSE-3 जमीन आधारित मिसाइल रक्षा बैटरियां भेजी हैं। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के हजारों हेक्टेयर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अग्निशामकों को आग पर काबू पाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बोलीविया के रक्षा मंत्री एडमंडो नोविलो के अनुसार आग ने बोलीवियाई अमेजन के 3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लू चलने की आशंका है।
दूसरी तरफ राष्ट्रपति लुइस आर्से ने आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। वेनेजुएला के 30 अग्निशमक बोलीविया पहुंच चुके हैं। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि 100 अग्निशामकों को एंटियन देश भेजा जाएगा। भारत ने चीन पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पारदर्शी और न्यायसंगत वित्त पोषण पर काम करना चाहिए तथा अस्थिर वित्त पोषण के खतरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो ऋण जाल के दुष्चक्र की ओर ले जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूत आर मधुसूदन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि यदि संसाधनों की कमी बनी रही तो विकास एक दूर का सपना है। इसलिए भारत ने G20 की अपनी मौजूदा अध्यक्षता सहित विभिन्न मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार की दिशा में काम किया। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फयाज ईसा ने लोक सेवकों के पदों के नाम के साथ साहब शब्द जोड़ने पर रोक लगाते हुए कहा कि यह गैर जरूरी तौर से उनके रुतबे को बढ़ाता है और उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होने का एहसास कराता है। पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने एवन फील्ड और अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई मंगलवार को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुदूर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आने के 3 सप्ताह बाद नेपाल को भूकंप प्रभावित लोगों के लिए भारत से आपात चिकित्सा सहायता एवं उपकरणों की चौथी खेप मिली है। ज़रूरत की घड़ी में नेपाल के लोगों की सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर इस हिमालयी राष्ट्र को 3 नवंबर के बाद से नियमित सहायता भेजी है। इस भूकंप के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भारत ने इजराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच मानवीय आधार पर युद्ध विराम के प्रयासों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन प्रयासों की भी सराहना की है जिनका उद्देश्य तनाव कम करना और फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना है। गाजा पट्टी में मानवीय दशा को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्ण सत्र की अनौपचारिक बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा कि भारतीय नेतृत्व का संदेश स्पष्ट और सुसंगत रहा है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की मेजबानी में होने वाले G20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा दिए गए कश्मीर के अनुचित और आदतन संदर्भ को खारिज किया है। भारत का जवाब सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और सामान्य विकास के माध्यम से स्थायी शांति को बढ़ावा देना विषय पर खुली बहस में शामिल है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच 50 बंधकों की रिहाई वाले समझौते को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समझौते के तहत बंधकों के बदले पहली बार 4 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। इन बंधकों में सिर्फ इजरायली महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। हमास की मांग गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने पर भी है, जिस पर इजराइल तैयार नहीं है। इजराइल ने अभी तक सिर्फ 2 पेट्रोल टैंकरों को रोजाना गाजा तक पहुंचाने की मंजूरी दी है। फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम को अपने दूसरे मुकाबले में कतर के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कतर की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आपका एक एक करप्शन का आना पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ
छल करने का काम किया है। राजस्थान में जितने पेपर ये 5 साल में लीक हुए भर्ती में, इतने कहीं भी देश में नहीं हुए। हर पेपर लीक हुआ। कौन कराता है पेपर लीक? यही कांग्रेस के चट्टे पट्टे अपने पट्टों को नौकरी देने के लिए लीक कराते हैं। मैं आपको पूरा सूची लेकर आया हूं, मैं पढ़ता हूं। आप सहमत हो तो पेपर लीक बोलकर रिस्पॉन्स करना। करोगे क्या? मैं बताता हूं। देखिए, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा का पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 का पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर का पेपर। अब गहलोत साहब, आप ये पेपर लीक करते रहे। अब मैं राजस्थान में, ये मेरी 21वीं सभा है भाई। मैं गहलोत जी को बताना आया हूं, राजस्थान की जनता ने आपका पेपर लीक कर दिया है। 3 दिसंबर को अभी से तय हो गया है, 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। भाई और बहनों, एक बात मेरी याद रखना, दिल से लगा कर रखना, एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए हैं। जब से आपने 26 में से 25 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत का तिरंगा चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। G20 कर भारत की कूटनीति का परचम आसमान में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नया पार्लियामेंट का भवन बनाया, कर्तव्य पथ बनाया और 11वें नंबर के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाकर देश को समृद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ जेतराना वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, ये राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे कि भाई मत हटाओ धारा 370, मत हटाओ। मैंने बोला क्यों नहीं हटानी है? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। आए दिन बम धमाके होते थे, आए दिन बम धमाके होते थे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को खत्म कर दिया।
तो अभी आप सुन रहे थे जैतारण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जहां मतदान करने की अपील की, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने राजस्थान के पेपर लीक मामले का उल्लेख किया। और उन्होंने ये कहा कि तमाम ऐसी परीक्षाएँ हैं जिसका पेपर लीक मामले में घोटाला हुआ और जिसका सीधे देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान गांधी परिवार पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस ये ऐसे राहु केतु के समान है जो देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा के रूप में, ग्रहण के रूप में सामने आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब धारा 370 हटाने के लिए जब मैं सदन में खड़ा हुआ था तो उस दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी है तो खून की नदियां नहीं बही है, बल्कि वहां हम देख रहे हैं कि वहां पर्यटन बढ़ा है, वहां लोगों की आवाजाही बढ़ी है। उन्होंने पुलवामा हमले का भी जिक्र किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उसके बाद में हमने देखा कि पुलवामा पर हमला हुआ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सशक्त नेतृत्व था कि आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया गया और ये बताया गया कि भारत अब वो भारत नहीं है जो चुप होकर बैठेगा, बल्कि जिस तरह से हमले होते हैं उसका जवाबी कार्रवाई में हमले का जवाब आंखों में आंखें डाल कर दिया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री ने और भी कई ऐसे मुद्दे, राजस्थान में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसका भी उल्लेख किया और जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत देश किस तरह से प्रगति कर रहा है। G20 की सफलता की उन्होंने बात की, उन्होंने चंद्रयान के चंद्रमा पर पहुँचने की बात की, उन्होंने संसद के नए भवन की बात की और तमाम ऐसे बातों का उल्लेख किया। उसमें कर्तव्य पथ भी शामिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम भारत देश की प्रगति के रूप में देख रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।